था वर्ल्ड एड्स डे, तो बड़े प्यारा सा लाल सा वो मफलर था, जैसे मैंने मफलर पहना है ना वैसे लाल सा मफलर आज जो है ट्रूडो साहब ने पहना था। ट्रूडो साहब तो खैर बड़ी हैंडसम बंदे हैं ना, वाह जी वाह, शक्ल देख के बंदा खुश हो जाता है। जो कोई इसके खिलाफ होता है ना इसकी शक्ल देख के भूल जाता है सारा कुछ, कहता छोड़ो यार की लड़ाई करनी इसके नाल है। ऑन टॉप पता है माफी मांग लेते हैं, आहो माफी मांग लेंदे ने ते जेड़े ना मतलब जस्टिन ट्रूडो ते बजाय अपॉलॉजी ट्रूडो अच्छा सी बहरहाल जी जस्टिन ट्रूडो साहब बड़े प्यारे लग रहे थे। आज लाल सा उन्होंने वो पहना था क्योंकि आज वर्ल्ड एड डे था, तो उन्होंने कहा जी कनाडा के अंदर जो है हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा जो है वो कहती है कि जी 62,790 लिव विद हाइव, जो कि 2020 का डेटा है वैसे, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ड्रॉप आया था उसके अंदर, लेकिन अब फिर ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि हमको इसके खिलाफ फाइट करने की ज़रूरत है। ट्रूडो साहब ने कहा कि ग्लोबल फंड की जो 7th कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें हमने प्लेज किया था $1.21 बिलियन टू फाइट मलेरिया, एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, तो हम सबको इसके खिलाफ लड़ना है। अच्छा जी, आज अच्छी बात यह है कि हर वो पेरेंट जिसके के पैसे 90,000 से कम हैं उनके बच्चों को अब से वो CRA में अप्लाई कर सकते हैं डेंटल बेनिफिट्स के लिए। तो आप के अगर एक जो है वो बच्चा है तो 260 से लेके डिपेंडिंग ऑन, नहीं एक बच्चा नहीं, डिपेंडिंग ऑन द आपकी सैलरी जो है टोटल दोनों मियाँ बीवी की 250 से लेके 260 से लेके 650 तक पर चाइल्ड आपको मिल सकता है। और वन टाइम रेंटल जो डेंटल सप्लीमेंट है $500 फॉर लो इनकम ग्रुप्स के लिए वो भी आपको मिल सकता है। तो इस सब के लिए आप जो है आज से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 10 जो आप सिक लीव्स ले सकते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कंजर्वेटिव्स इसके बड़े खिलाफ हैं। जगमीत सिंह साहब बड़े खुश हैं, कंजर्वेटिव्स कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है इन फेस ऑफ इन्फ्लेशन। ओ पायन कुछ तो है ना, फिर भी ना कुछ होने से तो बेहतर ही है। ठीक है जी, मिसेस सागा के जो रहने वाले बदनसीब हैं उनके लिए ये बड़ी जो है दिल दुखाने वाली खबर है कि उनके जो अब टैक्सेस हैं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ओंटारियो गवर्नमेंट ने बिल 23 जो है मोर होम्स बिल्ड फास्टर एक्ट पास किया है, जिसमें वो डेवलपर्स को कह रहे हैं कि भाई हम सारा ये रेड टेप काट रहे हैं, आप फटाफट जो है घर बनाएं। तो उसकी वजह से आज बॉनी क्रॉम्बी बड़ा जो है दुखी थी। बॉनी क्रॉम्बी का कहना है कि इसकी वजह से $600 से $1,200 तक जो है वो राइज कर जाएंगे आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस, विच इज़ नॉट रियली फेयर। हाँ, विच इज़ नॉट फेयर। वो बड़े आज गुस्से में थी, तो वो कह रही थी जी डेवलपर्स की तो फीस आप कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बेचारे होम ओनर्स हैं उनकी आप प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो बस जो उन मिसेस सागा दे विच फिर सोचे इधर उधर जान दा, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब जो है वो अमेरिका में पहुंचे हुए हैं और बड़ी उन्होंने प्यार मोहब्बत की बातें की हैं इनके साथ, बाइडन साहब के साथ। उन्होंने कहा जी कि वी आर ब्रदर्स इन आर्म्स, तो ऐसी बातें की है। उन्होंने कहा जी कि ये रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन के अगेंस्ट, इसके ऊपर हमको फाइट करना पड़ेगा इकट्ठा। और जो फ्रांस है उसकी ओल्डेस्ट आपका एलाई है और अनवेवरिंग पार्टनरशिप है आपके साथ फ्रीडम के ऊपर, तो हम दोनों जो है और भी इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि पीस जो है बड़ा ख़राब कर दिया रशिया ने, उसके ऊपर बात कर रहे थे। रॉयटर्स की आज सुबह सुबह बड़ी खतरे में ना यानी बहुत सुबह, ये नहीं कि 5 बजे आ गई नमाज के बाद, नहीं यानी सुबह सबसे पहले इनकी न्यूज़ आई और ये पता चला कि स्पेन के अंदर बहुत जो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज हैं उनको लेटर बॉम्ब्स भेजे गए हैं। तो ये बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्स वाले जो थे ये डिफ्यूज कर रहे थे। इनके डेप्टी इंटीरियर मिनिस्टर राफेल पेरेज जो हैं वो आज जर्नलिस्ट के साथ बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये तमाम पैकेजेस जो हैं ये हमें लग रहा है कि विद इन स्पेन ही भेजे गए हैं, बाहर से कोई नहीं आया है। और इनके अंदर हाईली फ्लेमेबल पाउडर था और ट्रिप वायर था, जिसकी की वजह से जैसे ही आप इसको खोलें, अगर ज़्यादा इसको आप ऑक्सीजन या किसी और ऐसी चीज़ के साथ इसका मेल मिलाप हो जाए तो आग लग सकती है। तो ये अब जो है इसको उन्होंने कहा जी कि लेकिन उन्होंने कहा इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि हम इसका थ्रेट का लेवल अप नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी जो है कैटेगरी 2 का थ्रेट लेवल हमने किया हुआ है कंट्री के अंदर। तो बहरहाल ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि जो है इसमें से एक लेटर जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी भेजा गया था। इंडिया में आज जो सबसे बड़ी खबर रही जनाब, और जिस जर्नलिस्ट को मैं खुद बड़ा फॉलो करती हूँ, और जो इंडिया की बहुत सारी खबरें जब मैंने ऑथेंटिकेट करनी होती हैं, जब मैंने देखना होता है कि क्या ये सही भी है, तो मैं NDTV देखती थी। और उनके बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे रवीश कुमार साहब। तो रवीश कुमार साहब को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। 47 टोटल इनकी ईयर्स एज है, 27 साल इन्होंने NDTV के साथ काम करने के बाद आज इन्होंने कहा जी कि मैं ये छोड़ रहा हूँ और मैं ये और नहीं कंटिन्यू कर सकूँगा। और ये वो मतलब है, इससे एक दिन पहले बड़े ही अफसोस का इजहार किया गया था हिंदुस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी में कि NDTV के जो फाउंडर्स थे प्रणॉय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय, उन्होंने भी जो है स्टेप डाउन कर दिया था। और उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि इंडिया के जो बिलियनियर हैं
एशिया के रिचेस्ट मैन गौतम अदानी, उन्होंने एनडीटीवी को जो है वो एक्वायर कर लिया है। तो उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम अब कंटिन्यू यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही है कि अक्सर हम कहते हैं, यहाँ पे मैं भी कहती हूँ, गोदी मीडिया है अब इंडिया के अंदर। आपको यूल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो गोदी मीडिया है ना, ये वर्ड कॉइन किया था रवीश कुमार साहब ने। गोदी मीडिया मीन्स वो मीडिया वाले जो कि मोदी जी की गोदी में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने ये वर्ड्स जो थे, ये टर्म जो थी कॉइन की थी गोदी मीडिया की, तो ये जो बड़ी फेमस हुई थी। और इन्होंने कहा था कि जी हम अब जो है ये अब काम नहीं कर सकते, और बड़ा ये हिट करते थे मोदी जी की पॉलिसीज को। और ये जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में फसादात होते थे उसके कहते थे कि जी आप बड़ा हवा दे रहे हैं। आपको पता ही होगा कि इनको जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस एक अवार्ड मिला था, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो उनको दिया जाता है। आमिर जरा वो तस्वीर दिखाएं जहाँ पे इनको अवार्ड मिल रहा है रवीश कुमार साहब को। तो ये वहाँ पे उनको दिया जाता है जो कि उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आवाज नहीं है। तो इनको प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो भी दिया गया था, और बड़ी इनकी जो है दुनिया में भी फैन फॉलोइंग थी और इनको करते थे। अच्छा जी, आज इसके ऊपर जब इन्होंने आज किया प्रणॉय जो है रॉय और राधिका रॉय के बाद जब इन्होंने आज किया तो दुनिया जो है वो बाहर आ गई। यहाँ पे राइटर्स और एक्टिविस्ट जो है रेवाती लॉल का कहना है कि क्योंकि रेवाती लॉल ने खुद भी काम किया है एनडीटीवी में 12 साल, रेवाती लाल का कहना है जी कि अब दूसरा एनडीटीवी की तरह का अदारा खड़ा होना बहुत मुश्किल है, और इनके अब चले जाने के बाद, क्योंकि ये काफी सच बोलते थे और हकीकत सामने लेकर आते थे, इनके बाद अब टीवी न्यूज जो है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बन के जो है वो रह जाएगी। गीता सीशु जो कि को फाउंडर है फ्री स्पीच कलेक्टिव की, उन्होंने भी कहा है जी कि रवीश कुमार जैसे जर्नलिस्ट का, बड़े दर्जे के जर्नलिस्ट का एनडीटीवी जैसे अदारे को छोड़ देना ये शो करता है कि फ्री स्पीच जो है उसका दायरा और इंडिया के अंदर कम होता जा रहा है और वो श्रिंक करता जा रहा है। तो कोई भी सच बोलने के लिए अब खड़ा नहीं होएगा। ये एक वाहिद अदारा था, यानी 2-3 जो अदारे अब हिंदुस्तान में रह गए थे जो कि सच बोलते थे, उनमें से एक एनडीटीवी था। तो आज बहुत सारे एक्टिविस्ट और जो जर्नलिस्ट हैं उनका, और कहा जा रहा है कि अब चूंकि प्रणॉय रॉय और उनकी वाइफ राधिका और रवीश कुमार जैसे लोग जो है एनडीटीवी को छोड़ के चले गए हैं, तो अब एक स्ट्रिंग जो है वो शुरू हो जाएगा रेजिग्नेशंस का। लोग और भी बहुत सारे, क्योंकि इनको सच जरा बोलने की आदत थी, तो ये अब छोड़ के और भी बहुत सारे लोग जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आज जो है इसके ऊपर अफसोस किया गया है। हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है उसने बताया है, जैसे कि हमने आपको कहा था कि गुजरात के अंदर जो है वो इलेक्शन आने वाले हैं हिंदुस्तान के गुजरात में, और 2 फेजेस में होंगे। तो आज फर्स्ट फेज के वहाँ पे इलेक्शंस जो हुए उसमें 60.23% जो है वो रहा यहाँ पे वोटर टर्नआउट, और इसके अंदर 788 कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी इसके खिलाफ जो है वो बात आई थी, ईवीएम मशीन्स जो है नहीं यूज करनी, यहाँ पे ईवीएम मशीन्स जो है वो यूज की जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं। और यहाँ पे जो वोटर टर्न आउट जो था वो 66.75 था 2017 के पोल्स में। तो कहा जा रहा है कि ये पिछले से ज़माने से कम है, लेकिन अब देखेंगे कि कौन जो है यहाँ पे जीतेगा। बहरहाल 89 सीट्स हैं फर्स्ट जो फेज़ है उसके अंदर, और 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑफ सौराष्ट्र कच्छ का। तो सेकंड फेज के जो हैं इसके बाद फिर शुरू होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं जी राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा जी कि जो टेरर का लेवल है और उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और ये जो कल हमने आपको बताया था कि क्वेटा के अंदर हुआ था सुसाइड ब्लास्ट, उसके सिलसिले में ये बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो टीटीपी वाले हैं ये कॉन्स्टेंटली कार्रवाइयाँ कर रहे हैं अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है उसका कंसर्न इसके ऊपर होना चाहिए है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान और केपी की गवर्नमेंट्स को भी कि ये जो आपके मसले बहुत बढ़ गए हैं टेररिज्म के, इनको आप संभाला दें। लेकिन उन्होंने अफसोस भी किया, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी सिक्योरिटी पे, उस पर केपी के चीफ मिनिस्टर को बुलाया था तो वो नहीं आए। तो सियासत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये मुल्क जो है उसकी सिक्योरिटी का मसला है, तो आपको आना चाहिए। तो इन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि टीटीपी जो है उसके कुछ लोग अगर आर्म्स रखना चाहते हैं और पीस की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको सेफ पैसेज जो है वो देना चाहिए। और उन्होंने कहा जी कि इस सिलसिले में हमारी बात मिलिट्री के साथ भी हुई और वो इस चीज़ को अग्री करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो आज एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि पीडीएम डिसाइड अब करेगा कि हमने नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो पंजाब और केपी की जो असेंबलियों को डिसॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से, उसके ऊपर हम लाएँ
लाएंगे या नहीं लाएंगे, और वो कहते हैं जी कि हम फिर देख लेंगे कि कितने MPs जो हैं वो PTI के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम अपना रोल जो है वो एज एन अपोजिशन करते रहेंगे प्ले, और लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जनरल इलेक्शंस जो है वो जल्दी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ना तो ये PTI के लिए और ना तो डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छे हैं। इसके अलावा उन्होंने PTI के जो लॉ मेकर्स हैं उनके बारे में भी एक जो बात सामने आई थी, जिसके के बैकग्राउंड में ये बात कर रहे थे कि वो भी इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि भाई आप ये असम्बलियाँ जो है डिसॉल्व ना करें KP की और पंजाब की, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब ने अपना जो लॉन्ग मार्च था इस्लामाबाद की तरफ उसको ख़त्म करते हुए कहा था कि हम ये अब असम्बलीज डिसॉल्व करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होएगा। तो पार्टी के अंदर से भी लोग उनको कह रहे हैं कि आप ऐसा ना करो, और उसी सिलसिले में आज जरदारी साहब बात कर रहे थे। पाकिस्तान में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उन्होंने आज बताया कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है एंड रीचिंग 2050 330 मिलियन को ये टच करेगी, और उसके लिए वो कहते हैं जी कि हमको एक प्लान बनाने की जरूरत है। शी वाज स्पीकिंग एट 70th एनिवर्सरी ऑफ पॉपुलेशन काउंसिल इस्टेब्लिशमेंट, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है ये 2030 में इसकी पॉपुलेशन 260.3 मिलियन हो जाएगी और 2050 तक 330, और इसकी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की 2% से एनुअली बढ़ रही है, जो कि सोर्स ऑफ कंसर्न है। सिर्फ जो है वो अब जो है क्लाइमेट चेंज वही एक कंसर्न नहीं है, बल्कि जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ये भी एक कंसर्न जो है बनता चला जा रहा है, और उसके ऊपर हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने इमरान खान साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, और उनके जो केस थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो उनके रिमार्क्स के सिलसिले में जो उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ीबा चौधरी के लिए कहे थे उस सिलसिले में इनको डिस्चार्ज कर दिया है। 5 मेंबर ये बेंच था जिसको को चेयर कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अतहर मिनल्ला, और उन्होंने कहा जी कि इनसे हमने अपॉलॉजी मांगी थी, इन्होंने अपॉलॉजी कर ली है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, तो अब कोई रीज़न नहीं है कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए। तो हम इसलिए इनको ना सिर्फ रिस्पोंडेंट यानी कि इमरान खान साहब को करते हैं डिस्चार्ज, बल्कि उनके खिलाफ ये जो नोटिस लाया गया था उसको भी हम विड्रॉ करते हैं। अब एक अच्छी खबर, मिनिस्टर ऑफ जो हमारे पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज है सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, उनके लिए आज एक लिस्ट जो दुनिया में फाइनेंशियल टाइम्स लेकर आई है उसमें इनका नाम 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन ऑफ 2022 जो है उसमें आया है इनका नाम। ये यूके का न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल टाइम्स, आपको पता ही है। तो इसके ऊपर बात करते हुए जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, लीडर्स, हीरोज एंड क्रिएटर्स, उसमें निकोला स्ट्रेटगन जो है फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड, उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली शहरी रहमान साहिबा COP27 में आई हुई थी, और उन्होंने बड़ा जो है पावरफुल कंटेंट पेश किया है कि ये जिस तरह से पाकिस्तान में डेवस्टेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से आई है, और उन्होंने बड़ा ब्लेम दिया है उन लोगों को, उन कंट्रीज को बड़ा बोल्डली जो कि इसके जिम्मेदार हैं, जिसकी के वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो इनके निगोशिएटिंग स्किल्स, इनकी मॉरल अथॉरिटी बहुत हाई है, और इसलिए उनके कहने के ऊपर अब एक फ़ंड कायम किया गया है जो कि गरीब मुल्कों के लिए एक होप है। तो ग्लोबल साउथ का उन्होंने उसको नाम दिया। उन्होंने कहा जी कि ग्लोबल नॉर्थ को इन्होंने ब्लेम किया था, तो ग्लोबल साउथ के लिए एक होप है कि ये जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हैं इनको देखा जा सकेगा। ये जो लिस्ट आई है इसके अंदर मेगन मर्कल, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मरीन एंड सेरेना विलियम्स जो हैं वो भी शामिल हैं अलॉन्ग विद अदर्स। अजय देवगन जो हैं जी वो अब आपको नज़र आ सकते हैं सिंघम 3 के अंदर। ही इज़ गोइंग टू रीयूनाइट विद रोहित शेट्टी, और इसका नाम होएगा सिंघम अगेन। अभी वो अपनी जो अपकमिंग फिल्म है भोला, जिसके के बारे में हमने आपको बताया था, बड़ी खतरे में नाक लग रही है, एक जेल में ये बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, जेलर कह रहे हैं पता नहीं ये कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। वो वाली फिल्म जो अभी उसमें बिजी है, तो जैसे ये ओवर हो जाएगी तो उसके बाद जो है ये इसमें सिंघम अगेन के अंदर काम करेंगे रोहित शेट्टी की फिल्म में। और सिंघम जो थी हमने आपको पहले भी बताया था कि इट्स अ रीमेक ऑफ 2010 तमिल मूवी ऑफ द सेम नेम, और इनकी जो ये फिल्म है सिंघम, इसने 11 साल कंप्लीट किए हैं। तो अब वक्त आ गया, लोग भी पूछ रहे थे कि भाई आप थर्ड इंस्टॉलमेंट कब बना रहे हैं, क्योंकि ये पुलिस के रोल में उधर नजर आते हैं जो किसी को लॉ को मानते नहीं हैं और जो सही होता है वही करते हैं। आमिर खान साहब, आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि उनका स्प्लिट हो गया है अपनी जो वाइफ हैं किरण राव के साथ, लेकिन फीफा के मैचेस के अंदर वो देखे गए और वहाँ पे ये ना सिर्फ ये कि अपनी बीवी किरण राव के साथ थे बल्कि अपने बेटे आज़ाद के साथ थे, और इन्होंने वहाँ पे तस्वीरें खींची लासेल स्टेडियम कतर में, वहाँ पे लोगों के साथ मिले। तो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बड़े सैड थे बड़े अरसे से
तो बड़ा हमको अच्छा लगा कि इनके चेहरे पे खुशी देखी। तो शायद हो सकता है क्योंकि बेटी के लिए परेशान हो सकते हैं इरा के लिए, लेकिन चूंकि अब उसकी शादी हो गई है तो हो सकता है कि आप ये उसकी वजह से स्माइल कर रहे थे। तो लोगों ने इनकी ये जो दाढ़ी वाड़ी वाला जो एवतार था उसको भी पसंद किया और उनके मुंह पे स्माइल भी पसंद की। काजोल की फिल्म आने वाली है जी सलाम वेंकी, और उसके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई थी तो मैंने ना कर दी थी। और इंडियन एक्सप्रेस को आज ये इंटरव्यू दे रही थी, वो कहती है कि इसकी जो डायरेक्टर है रवैथी जब आई तो मैंने कहा भाई मैं ऐसी फिल्म में जहाँ पे कि एक माँ का बच्चा सफ़र कर रहा है इवन ऑन स्क्रीन, मैं उसके अंदर काम नहीं कर सकती। लेकिन वो कहती है जी रवैथी फिर मेरे साथ बैठी, उसने मुझे एक्सप्लेन किया और उसने कहा ठीक है ये बड़ा नाइटमेयर है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त फिल्म होने वाली है तो तुम इसमें काम करो। कहती है फिर मैंने इसके बारे में सोचा और फिर मैंने हाँ की, वरना ये बड़ी हिट फिल्म जो है ये इसमें ये ना होती तो नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर जी जो हमारे आए हैं मेहमान, उन्होंने आज काफ़ी बैंड बजाई पाकिस्तान की जो फर्स्ट टेस्ट हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, जो फर्स्ट 4 बैटर्स थे इंग्लैंड के, उन्होंने 100 से ज़्यादा रन बनाए और 506 फॉर 4 ओपनिंग डे जो है फर्स्ट टेस्ट का उसमें बनाए, जो रावलपिंडी स्टेडियम में हो रहा है। ओपनर जैक क्रॉली ने बनाए 122, बेन डकट ने 107, ओली पोप ने 108, हैरी ब्रुक ने 101, अभी भी वो नॉट आउट हैं, और बेन स्ट्रोक्स जो थे वो 34। तो और इसके अलावा जो ब्रुक है उन्होंने बड़ी जी हिस्ट्री क्रिएट की है। एक तो हिस्ट्री इंग्लैंड ने भी क्रिएट की है कि ये इन्होंने सबसे लंबा फर्स्ट डे ऑफ टेस्ट के जो है रन्स बनाए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 494 फॉर 6 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और ब्रुक जो है उसने एक ही ओवर के अंदर 6 छक्के मारे हैं, तो नहीं सॉरी 6 चौके मारे हैं, बाउंड्रीज मारी हैं, 6 बाउंड्रीज मारी हैं। और ये जो साउद शकील था डेब्यूटेंट, उनको किसी ने बताया कि ये वनडे क्रिकेट नहीं है, ये तो टेस्ट टेस्ट है, पाए नाल तो ला रखो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पाए ना। देखो जी साडे नाल की लड़ाई है, लड़ाई तुसी जड़ा हिंदुस्तान दे नाल करो जिन्होंने अपना बंदा थोड़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया साडे नाल तो प्यार मोहब्बत नाल खेना सी ना जी ना, फिर भी अच्छा जी। उसके बाद जो है ये 4 बैट्समैन जो हैं ये इन्होंने जी फिर काफ़ी पिटाई उटाई की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के जो डेब्यूटेंट लेग स्पिनर है जाहिद महमूद, ये सबसे ज़्यादा रहे सक्सेसफुल, 2 फॉर 160 इन्होंने लिए, 2 विकेटें यानी कि ली। और जो मैच रेफरीज हैं वो कह रहे हैं बहुत ही एवरेज यानी कि इंतहाई घटिया ये जो है वो पिच है, क्योंकि 1187 रन्स जो हैं यहाँ पे अब फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 14 विकेट्स इन 5 डेज बनेंगे, तो ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट, नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट, यस ये है। अच्छा जी, आज वसीम अकरम साहब आजकल काफ़ी खबरों में है, एक और खबर वो सामने लेकर आए हैं। वो एक इंटरव्यू दे रहे थे ESPN क्रिक इन्फो को, और बड़ी रेवलेशन आज उन्होंने की है कि 1999 में जब वो अपनी टीम लेके इंडिया के अंदर गए थे, जो कि पाकिस्तान ने जीती सी 2-1 से जो टेस्ट सीरीज़ थी, तो इसके अंदर जो है आफरीदी को शायद आफरीदी को जो है वो ओपनिंग कराया गया था। उन्होंने कहा जी ये मेरा डिसीजन नहीं है, लोगों ने मेरी तारीफ़ की थी, लेकिन मैं डिनर कर रहा था इमरान खान साहब के साथ, तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि सोचो कि तेरे जैसा बॉलर जो है इस तरह के लड़के को जो चौके चक्के मारता है उसको बॉलिंग कर रहा है तो वो कितनी अफरा तफरी मचाएगा, तो इसलिए तुम इससे जो है ओपनिंग करवाना। और वो कहता है जी एग्जैक्टली यही हुआ, हमने इसके साथ कराई, और पहले टेस्ट के अंदर इसने 141 बॉल्स के ऊपर 140 रन्स बनाए शाहिद अफरीदी ने। तो वो कहते हैं जी कि ये किसी को बात पता नहीं थी, बट आई एम रिवीलिंग कि ये डिसीजन जो था मैंने लिया था इमरान खान साहब की उसके बाद। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट फीफा वर्ल्ड कप, जो मैचेस चल रहे हैं ग्रुप F के अंदर कनाडा और मोरक्को, और जो मैंने कहा था मोरक्को जीतेगा 1-2 से, कनाडा ने 1 गोल बनाया और मोरक्को ने 2, तो वो जीते। क्रोएशिया और बेल्जियम के बीच में मैचेस 0-0 से बराबर रहे। ग्रुप E के अंदर जो 2 मैचेस थे जापान वर्सेस स्पेन, जापान जीत गया, मेरी जो प्रेडिक्शन थी स्पेन थी गलत हो गई। कोस्टा रिका वर्सेस जर्मनी, मैंने कहा था कोस्टा रिका, ये भी गलत हुई क्योंकि कोस्टा रिका ने बनाए 2 रन और जर्मनी ने बनाए 4। तो जनाब इस तरह से 2 मेरी प्रेडिक्शंस ठीक और 2 गलत रही, ठीक है जी। अच्छा, कल के लिए साउथ अफ्रीका एंड पोर्चुगल में किसको पिक कर रही हैं? पोर्चुगल माजिद भाई, दे डोंट हैव एनी चॉइस, इनको जीतना ही पड़ेगा। पोर्चुगल को शाजिद ने पोर्चुगल पिक किया। इसके बाद घाना यूरुग्वे में घाना को वैसे जीतना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन यूरुग्वे जीत सकता है वैसे। शाजिया ने घाना को पिक किया है। और सर्बिया एंड स्विट्जरलैंड में सर्बिया शाजिया ने सर्बिया को पिक किया है। और लास्ट वन इज कैमरून अगेंस्ट ब्राज़ील को शाजिद ने पिक किया है। जनाब अली बकिया की बातें होंगी कल, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया।